हेलो फ्रेंड्स। केम और टीएस में आपका स्वागत है फिर से। और मैं आज आपके लिए लेकर आया एक क्लास की सबसे फर्स्ट बुक से स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि अभी शायद प्राचीन भारत पढ़ने वाले हैं। प्राचीन भारत उसमें मैंने कहा था कि अगले आपके लिए लेक्चर सामना देंगे, तो क्लास के आर्ट्स के बच्चों के लिए, आर्ट्स के भाइयों के लिए। तो मुझे लेकर आ गया भारतीय इतिहास। उस किताब का नाम है, जिसका नाम जैसे कि हम बताए थे कि इतिहास में तीन तरह की किताब है। एक तो प्राचीन, एक तो मध्य और आदि। हम बारी बारी से पढ़ते चलेंगे, पहले इसे खत्म करेंगे, फिर इसे ना हड़बड़ाने की बात नहीं है, हम एक एक करके सारे पढ़ेंगे। हालांकि हम चलते हैं, ये भी बताया था आपने कि इतिहास को सबसे सर्वप्रथम भारत में ना जेम्स मिल ने ब्रिटिश राइटर ना जेम्स मिल ने विभाजित किया था तीन भागों में, जो कि ब्रिटिश काल, मुगल काल और हिंदू काल के बारे में। लेकिन कई भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात से तीन भागों में बांटा: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो अभी हम आधुनिक का, क्योंकि जब तक हम प्राचीन नहीं जानते, आधुनिक मुझे हमें समझ में आता नहीं है, क्योंकि हमेशा आधुनिक हमारे प्राचीन से जुड़ा होता है। हमारे जैसे कि हमारी जगह हमारे पिता दादा भी है, हम परदादा भी है, हमारे खानदान से जुड़ा है। वैसे ही समझिए ना, इतिहास की जगह प्राचीन से जुड़ी है, इसकी खानदानी यही है। तो सबसे पहले इसे खानदानों के बारे में जानते हैं। तो हम करते हैं यार प्राचीन भारत। प्राचीन आपके पुस्तक का नाम भी यही है। पुस्तक का नाम है भारतीय प्राचीन भारत में, पुस्तक का नाम है भारतीय इतिहास R1। जैसे कि हमने बताया था कि चैप्टर बाई चैप्टर चलेंगे तो ज़्यादा ना, इसमें हमें सबसे फर्स्ट चैप्टर में आपको जानने के लिए हड़प्पा कालीन वस्तु, ईंटें, मनके, अस्थियां आदि प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए, किस प्रकार प्राप्त हुए, किन किन लोगों ने प्राप्त किए और भारत में किस प्रकार आए। तो हम जानते हैं कि प्राचीन भारत की चैप्टर का नाम है आपका ईंटें, मनके तथा अस्थियां। वर्ड का नाम, इसका नाम है ईंटें, मनके और अस्थियां। क्योंकि बचा, जब सारे चीज समाप्त हो जाते हैं तो बचा रुचा अस्थि ही बच जाता है, इसलिए अस्थियां प्राप्त हुई तो अस्थियां प्राप्त हुई। इसके अब आते हैं कि प्राचीन काल को तीन भागों में बांटा गया। जैसे एक पिता के तीन बेटा, वैसे ही ना इस इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास जो है, प्राचीन इतिहास को तीन भाग में आपको बांटा गया है। एक तो है प्रागैतिहासिक, प्राचीन एक आज ऐतिहासिक और एक है आपका आज ऐतिहासिक। और तीसरा जो सबसे लास्ट वाला।
हम लोग ज्यादातर ये वाला पढ़ते हैं इतिहास, है ना, प्रागैतिहासिक और आद्यैतिहासिक को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं, स्किप कर जाते हैं, है ना। लेकिन हमारी महत्वपूर्णता यही है कि जब भी हम पढ़े तो इनमें इन भागों को पढ़ते हुए चलेंगे, तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब है कि ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक की बात है, तो प्रागैतिहासिक में कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, कि जैसे कि होता है कि पुराने ज़माने में कोई चीज़ लिखा हुआ नहीं होता था। हमारे जो ऋषि महाऋषि विद्वान होते थे वो कंठस्थ रहा करते थे, एक बार सुन करके उसे कंठस्थ किया करते थे, मतलब कि याद किया कर लिए करते थे, और उन्हीं के सहारे अपना जीवन यापन या फिर शिक्षा देना आदि चीज़ें करते थे। परंतु ये धीरे धीरे बदलाव आते गया और ये रिटेन चीज़ें आने लगी, इन्हें ताम्रपत्रों में इसे लिखना आरंभ किया गया। परंतु अभी हमारा विषय यह नहीं है कि ताम्रपत्र में लिखना शुरू किया गया, हमारा विषय यह है कि प्रागैतिहासिक काल की कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त है। यानी आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे इतिहास की बात आता है आपके दिमाग में 3 बात आ जाना चाहिए। इतिहास है ना, इतिहास 3 भाग में बटा है, और 3 भाग में से पहला भाग के भी 3 बेटा, यानी इतिहास 3 बेटा, तीनों बेटा 3 बेटे से, यानी पहला भैया का उसका भी 3 बेटा है, उसका नाम है प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और इतिहास। यानी कि इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, यानी कि लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं। लिखा हुआ प्राप्त नहीं, कोई लिखवे नहीं करता था तो कहाँ से प्राप्त होगा, लिखा हुआ अपना। उस वक्त प्रागैतिहासिक में कुछ लिखा हुआ आपको नहीं मिलता है ना, कुछ भी लिखा हुआ नहीं, वह सिर्फ ये हेमोनाइट वो जो सिर्फ यह जानते थे कि हाँ हमें जीना कैसे है, बस इतना ही प्राप्त था कि हमें पेड़ पौधे और भी फलों से काट करके लेकर के और फल खाने। क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो 3 तरह के मनुष्यों का पता चलता है हमारे इतिहास में कि धीरे धीरे किस 3 प्रकारों से विकसित हुआ। वो जो जंगलों शिकार करते थे, दूसरा वो जो थोड़ी बहुत समझ में आए, और तीसरा वो जिन्हें जो 2 पैरों पर खड़ा होना शुरू हो गया। लेकिन जो खड़ा होना शुरू हुए उसके बाद पश्चात हुआ है कि वो कुछ समझ विकसित होने के पश्चात क्या हुआ, इसमें लिखने की प्रक्रिया आरंभ नहीं हुई थी, तो इसे लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, जिसे ईसापुरम पाषाण काल के नाम से जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल जिसे हम बाद में किस नाम से जानते हैं हम लोग, पाषाण काल, है ना, अरे पत्थर वाला काल, पाषाण काल के नाम से जानते हैं इसको। बात ये हमारी आद्यैतिहासिक, लेकिन लिखा तो गया इसमें, परंतु तो पढ़ा नहीं गया, है ना। इसकी साक्ष्य आधुनिक भारत में अभी के समय में नहीं पढ़ा जा सकता, इसलिए आधुनिक में इस आद्यैतिहास में लिखित साक्ष्य प्राप्त है, परंतु इसे पढ़ा नहीं जा सकता, या अभी तक ऐसे कोई नहीं हुए हैं ये पढ़ पाए, इसलिए पढ़ा नहीं गया। तो आद्यैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो है, लेकिन इनकी कोई से इस लिखावट को पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। अब आते हैं ऐतिहासिक में, ना, वेद, इस वैदिक से ही पता चलता है कि वेदों के जमाने में, है ना, तो इसमें तो लिखित भी है, पढ़ा भी जा सकता है ना। इसे हम ये जो है
लिखित साक्ष्य पढ़ा जा सकता, नहीं भी जा सकता है। ये वैदिक काल है, वैदिक से आगे, वैदिक से आगे की बात है इसमें। अब आती है जिसमें आदि ऐतिहासिक काल, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, क्योंकि इसमें हम बताएं तो कि आदि ऐतिहासिक काल को हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब आप शुरू करते हैं, जब भी पढ़ना तो प्राचीन मतलब सीधे सीधे समझ में है ना कि हड़प्पा सभ्यता से पढ़ना है। कहीं भी देखिए आप अभी भी शुरू करेंगे तो पूरा पाषाण काल जो है, ऐतिहासिक काल है, हमारी शुरुआत जो होगी वो वही कहाँ से, तो हड़प्पा सभ्यता से, क्योंकि यहाँ तक कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त ही नहीं है, और लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है तो इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है उसके बारे में हम क्या पता कर सकते हैं, जब तक कि हमें साइंटिस्ट से ना, आर्कियोलॉजिस्ट से जो है ना, तो इतिहास तो पता नहीं चलता है उनके बारे में, कोई रिसर्च, तब तक हम इसके बारे में कोई भी बातें कहना उचित नहीं है। लगभग तो बिल्कुल नहीं, किसी बात के आगे लगभग इसलिए लगाया जाता है ताकि अगर वो गलत भी हो तब उसे सुधारा जा सकता है। अब है ये मिनट के लिए नोट कर सकते हैं आप, कुछ भी चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग स्टूडियो, मोबाइल नंबर 639214। अब जैसा कि जानते हैं आप, अब इसमें जैसा हम बताएं कि इन तीनों काल में प्रागैतिहासिक काल सबसे आगे, जिसकी लेकिन इनका पता सबसे पहले कौन लगाया, तो इसके बारे में सबसे पहले पता लगाया जिसका नाम था रॉबर्ट ब्रूस, जिन्होंने इसके बारे में इसके द्वारा सबसे पहले इंसान बने जो इसके बारे में अध्ययन के, स्टडी की जानकारियाँ प्राप्त की। जैसे आपको कोई पता लगता है तो कोई चीज़ है, मान 10 रुपये गिरा हुआ है, कौन लोगों को दिख जाए तो क्या होता है, जो वो जा रहा है वो, अब फिर जैसे वो खाने लगे वो उसको भी नजर पड़ जाए, अब दोनों हो जाता है, पहले हम देखें बस इसके बारे में जैसे सबसे पहले प्राप्त जो साक्ष्य अध्ययन किए जाने पीछे उनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस। और पता है इस बात को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए, यानी कि विश्व के स्तर पर ले जाने के लिए 1820 ईस्वी में जगर्नस थॉमस द्वारा इसको 3 भागों में आगे बांट दिया गया। जगर्नस थॉमस द्वारा इसको कितने भागों में बांट दिया गया? 3 भागों में इसे विभाजित कर दिया गया। तो 3 भाग विभाजित करने के पश्चात एक मिनट पर वो जैसे कि हम बताए 3 भागों में, जैसे कि पाषाण काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इसे 3 भागों में बांटा गया, जिसे हम लोग पाषाण काल के भी नाम से जानते हैं। पाषाण काल मतलब पत्थर का काल। अब आ गया दूसरा ऐतिहासिक कांस्य युग, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब है कि इसके पश्चात कौन सा, इसको भी एक है लोहा वाला, जिसको हम ऐतिहासिक के रूप में जानते हैं, ऐतिहासिक। अब भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, इस बात को नोट कर लीजिए कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जो जनक थे, जो लोग यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट की स्थापना की, उनका नाम था कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। एक ब्रिटिश थे, तो इन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट की स्थापना की थी।
अब बात करते हैं कि इन भारतीयों में सबसे आगे पत्थर के खाल में जो बांटा गया उनमें क्या क्या प्राप्त किया। तो इस प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो आपको एक टेबल बनाते हैं। अब इसमें लिखे आप आधार कार्ड, चरण लिख लिए, लक्षण और औजार। लक्षण और औजार, जिसे बातें समय की शुरुआत से हम आरंभ करते हैं 11th क्लास में, बस समझिए कि वही से। अब आ रहा पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, इसके पश्चात देना मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण, अभी पाषाण काल में ही चल रहे, पत्थर को आयुग वाला में है ना, यानी प्रागैतिहासिक काल। अभी प्रागैतिहासिक वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मध्य, अब नव पाषाण काल। पाषाण काल में ये सबसे पुराना, फिर उसके बीच में बना और फिर सबसे नया बना, तो इसीलिए ये नव पाषाण काल। अब है कि 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी में 25 लाख बिफोर क्राइसिस, है ना, बिफोर क्राइसिस, अंत के पहले की क्राइसिस 10,000 बीसी से बीसी से 10,000 बीसी। चलिए ठीक है। पूरा चरण इसका पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च, है ना, पूरा पाषाण। पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। पूरा पाषाण, इनके लक्षण क्या है, ये क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या शुरू किए, तो ना आखेट, ये शिकारी थे। आखेट मतलब कि शिकार करके खाते थे, शिकारी। खाद्य संरक्षण, खाद्य संरक्षण, ठीक है, खाद्य संरक्षण।
अब खाद्य संरक्षण में कई प्रकारों के भोजन हैं, तो एक तरह के नहीं, उनमें क्या क्या है आपको समझ है ना। क्या करते थे, संग्रह करते थे, खाने को जमा करते थे, है ना। जैसे कि शिकार किए, जमा किए, अपमार्जन, मछली का पकड़ना आदि चीजें करते थे। और कृषि पशुपालन, ना ही खेती करते थे और नहीं इनके कोई पशुपालन का साधन, इसलिए इसमें आप नोट कर लोगे कि कृषि पशुपालन नहीं, कृषि और पशुपालन कृषि एक सेकेंड, कृषि पशुपालन, कृषि और पशुपालन नहीं करते थे। अब मध्य भाषा निकालना है, 10,000 BC से 4,000, 10,000 BC से 4,000 BC। इनका भी काम चरण होते हैं, कार्य था चरण की कोई व्याख्या नहीं आई है। आखेट संग्रह पशुपालन की शुरुआत है ना, आखेट करके खाद्य का बनाने की, शिकार करके आखेट शिकार करना, खाद्य भोजन करना, ठीक है। इसके अलावा खाद्य संग्रह, जैसे बोले खाद्य संग्रह, शिकार करना, भोजन इकट्ठा करना, ना, और पशुपालन की शुरुआत, जानवर पशुपालन की शुरुआत, पशुपालन की शुरुआत और औजार, तो औजार की बात करें तो माइक्रोन, छोटा छोटा पत्थर, पत्थर होता है कि छोटा छोटा पत्थर, हाँ इस वाले में पशुपालन का इसमें वाटर जाइड सल, देखिए ब्लेड, ब्लेड मतलब पत्थरों से बना हुआ नुकीली वस्तु है ना, जो कि ना ही ज्यादा छोटी होती थी, परंतु अब नौका शांता इसमें यहाँ पर 10,000 BC से 1,000 BC कर लीजिए, 1,000 BC बिफोर क्राइसिस,
इसमें मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है। एवं नवपाषाण संक्रमण, नवपाषाण काल संक्रमण। अभी दादी जी हो तो धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग रहना सीखेंगे, तो रहने के लिए इन्होंने अस्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया है। अस्थायी निवास प्रारंभ, अस्थायी निवास प्रारंभ। अस्थायी निवास प्रारंभ वाले लोग शुरू किया कृषि, खेती शुरू किया, कृषि शुरुआत। समान से निवास प्रारंभ और समान से निवास प्रारंभ, यानी इनमें थोड़ी थोड़ी ईगो अब शुरू हुआ तो धीरे धीरे क्या बनने लगे, राज्य। अब इन्होंने कबीला और राज्य बना, कबीले तथा राज्यों का निर्माण प्रारंभ। हालांकि अस्थायी रूप से शुरू किया तब रहना, तो कबीला तो बनना शुरू हो ही चुका था, लेकिन एक कबीले तथा राज्यों का आरंभ से हम कह सकते हैं। अभी और है, नोट कर लीजिए। नोट करने के लिए हम थोड़ा सा करिए, सब हो गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। यहाँ थोड़ा सा लाइट आपको चमक रही होगी तो मैं बता देता हूँ। आधार पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। मेरा आकार इसके नीचे ना 25 लाख BC से 10,000 BC, मध्य पाषाण 10,000 BC से 40,000 BC, और यहाँ हो गया 4,000 BC कर लीजिए, और फिर 10,000 BC से 1,000 BC कर लीजिए। पर पश्चात चरण पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण और उच्च पूरा पाषाण चलाइए। इसमें भी चरण आपको मध्य पाषाण, क्योंकि मध्य और उच्च दोनों इसमें आ जाएंगे।
फिर मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल का संक्रमण अर्थात शुरू हो गया और खेत करके शिकार करके खाना खाना, जब करना, पशुपालन की शुरुआत करना मध्य पाषाण काल से शुरू चुकी थी और इसमें छोटे छोटे पत्थर आदि चीजों का औजार बनाकर उपयोग किया जाता था। नवपाषाण काल में जैसा कि हम बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे, हम सिर्फ आपको माध्यम एक तरीके से ये किताब द्वारा है, एनसीईआरटी की किताब से आप देख सकते हैं। 10,000 BC से 1,000 BC मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण संक्रमण, अस्थायी निवास प्रारंभ और कृषि की शुरुआत और सम्मान से निवास प्रारंभ करना था और कबीले राज्यों का निर्माण शुरू हो गया। आगे बढ़ते हैं। आधार, इसमें आ गया आपका महत्व, स्थल और इसकी खोज इसमें पूरा इसमें आपका आ गया पूरा पाषाण मध्य पाषाण काल हो गया, नवपाषाण काल। जगह पहला अंतरिम पक्कम, अंतरिम पक्कम हथनोरा, हथनोरा से मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य से मानव खोपड़ी का प्रथम। तो आपको कहिए कि 11th के क्लास बुक में तो आप कुछ और ही पढ़े थे सर, है ना, जिसमें तो अफ्रीका के अफ्रीका से प्राप्त हुआ था, वहां से होमो सैपियंस के, होमो इरिडिस के, होमो सैपियंस के ये सब के प्राप्त हुआ था। इथोपिया के, तंजानिया के और लू गोर्ज से प्राप्त हुआ था, जो कि अफ्रीका में है, वहां से प्राप्त हुआ था। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो इन कालों में नहीं आता। हुआ भी है तो उसी दौरान के हैं, तो
महाद्वीप अलग, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आगे बढ़िएगा तो आपको प्राप्त हुआ कि अफ्रीका से सबसे पहले 1870 में भारत से, है ना, तब से इसके संकेत में देखिए आप बात करना शुरू हुआ था, संपर्क शुरू हुआ था 1870 में, 1870 में, लेकिन तब तक तो यहाँ शुरू हो चुका था खुद। जब हमें प्राप्त हुआ प्रथम साक्षरता खोपड़ी के अग्रिम पत्र, जो कि कहाँ पे, एमपी में, मध्य प्रदेश से। सॉरी, सॉरी, हाँ, अग्रिम पक्का मानव की खोपड़ी साइकिल, जो कि तंजानिया ही, सॉरी। दूसरी आपकी बात हुई तो दूसरी बार जब प्राप्त हुआ, आपको भीमटे की याद होगा, बार बार आते रहता है ये ना, भीमटे, ये आपके एमपी में है, नर्मदा घाटी से, कहाँ से, तो आपको नर्मदा नदी नहीं बोल रहा हूँ, घाटी, नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी से चित्रकारी, नर्मदा घाटी से चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, प्राचीनतम साक्ष्य। अब ये जो है, ये तीनों काल से जुड़ा हुआ है, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ये तीनों है। अर्थात समझो कि पूरा पाषाण में रहा, फिर नव पाषाण में मिटा नहीं, और नहीं नव पाषाण काल में ये फंस गया। मध्य पाषाण काल में आपको प्राप्त हुआ है, मध्य पाषाण काल की वस्तु चौपानी माड़ो, यूपी से, चौपानी माड़ो, जो कि भैया जी, अच्छा रील में खूब चल रहा है, भैया जी माने यूपी वाले, यूपी वाला ठुमका लगाओ, है ना भैया जी। मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, प्राचीनतम मिले, साथ साथ क्या मिलते हैं, इसका मिले क्या है, तो मृदभांड, मृदभांड मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, या आप पात्र लिख सकते हैं, है ना, बर्तन को पात्र भी कहते हैं। अब लिखे सराय, सराय न हराय, यूपी, सराय महराय, यूपी, यहाँ से ग्राफ प्राप्त हुआ था, जो कि बागौर, वागौर, राजस्थान। क्या हो गया? ठीक। आजमगढ़, एमपी। हाँ, यहाँ से सबसे पहले आपको पशुपालन
साक्ष्य सबसे पहले प्राप्त। सबसे पहला पालतू कुत्ता, प्रथम पालतू जानवर। अब बताइए कि कुत्ता ही क्यों पाला होगा? इसके कई पर्पस रहे होंगे, कई कारण रहे होंगे, रीजन रहे होंगे। वो रीजन अगर अनुमानतः अगर बात किया जाए तो हो सकता हो कि शिकार में सहायता करने के लिए, रक्षा करने के लिए, रात में जानवरों से बचाने के लिए, या भोजन पानी आदि चीज़ों की तलाश के लिए। क्योंकि हमसे ना मनुष्यों से सुनने की क्षमता कुत्तों में ज़्यादा होती है, इसीलिए वे पानी आदि चीज़ों को जल्दी खोज लेते हैं। इसलिए भी रह सकता है। घर के आगे रात में कोई जानवर आदि चीजें आ रही हो खतरनाक, क्योंकि रात में कुछ सोता नहीं है, तो इससे बचने के लिए भी इसका पालन किया गया होगा। अब आपका नौ पासा इसके बगल में, तो फिर जहाँ से प्राप्त हुआ है वह हमारे वहाँ चचा जी का देश है, इमरान खान। आपको वो जो तो बहुत फेमस रहे, पिछले बार प्रधानमंत्री बन गए। कश्मीर प्रथम गर्तवास कब मिला? क्या क्या कब में माली के साथ कुत्तों का प्रमाण। मालिक के साथ कुत्तों का प्रमाण, अर्थात उनके यह मानना था कि इनका पुनर्जन्म हो सकता है, या कोई देवी देवताओं पूजे होंगे तभी तो ऐसा मानना होगा, यानी या फिर मरने के बाद इन चीज़ों के उनको आवश्यकता होगी, हो सकता है पूरा जीवित हो या फिर कल में जाके इन चीज़ों को माने आवश्यकता हो। इसीलिए क्योंकि किसी व्यक्ति के साथ में उसके प्रमाण के रूप में उनके जानवरों का साक्ष्य प्राप्त होना यही बताता है कि उनसे कितना प्रेम रहा होगा, साथ साथ ये कि उनकी आवश्यकता पड़ती होगी, इसीलिए साथ ये कुत्तों का भी प्रमाण मिला है। दूसरा नोट कीजिए, गुफा कराल, ये भी कश्मीर में है। चिरांग बिहार, आहा, एक भारी सब बिहार है ना, सॉरी एक बिहारी सब पे भारी है ना, तो कहे कि दुनिया का भारी हट जाए। ठंडी के भरे पाकिस्तान को तो पूरा खाली यहाँ जेल में बंद हुए कैदियों को छोड़ दिया जाए तो वही बर्बाद करके चला है कि सजा माफ, सरकार ऐलान कर दे मोदी जी जा सजा माफ, जाओ पाकिस्तान को बर्बाद करके चला, तो इतना वहाँ की जनसंख्या उतना तो है कैदी लगभग, एक एक को भी मारेगा तो वो तो ऐसा ही खत्म। देखा है बिहार, ये बिहार भी सबका साक्ष्य रहा है, यहाँ से वेदभान के अवशेष मिले हैं। मिला क्या है तो मृदभान, ऐसी ही चीज छोटी ना पुरानी चीजें हमारे नानी घर में मिली थी, जब छोटे थे तो खेले जाया करते थे घर, अच्छे बच्चे कहीं ना कहीं जाते हैं, हम लोग जब जाते थे काफी लेकर नानी घर में तो दोस्तों के साथ खेले जाते, तो वहाँ बगल में एक फील्ड था है ना, शायद अभी भी है,
तो क्या कोई बच्चे जाते हैं वहाँ का कचरा वगैरह जमा हुआ होता है, गंदे पानी का पानी गिरा हुआ होता है, तो सब पता नहीं वो वहाँ खेलने के लायक। लेकिन वहाँ एक गोरैया वाला है, उनके बगल से अब पूछा था जब भी कोई मिट्टी खोता तो बड़ा बड़ा वहाँ नाद, कहीं मिट्टी के बर्तन आदि चीज, बहुत सारी चीजें मिली थी वहाँ। तो नालू उतना जानते नहीं थे या नहीं, तो थोड़ा सा तो विभाग को पता नहीं चला, तो वैसे ही वो धीरे धीरे समाप्त हो, किस कोई ले गया नहीं ले गया या तो टूट गया। और कुछ चीज़ें प्राप्त हुई तो पालिया के बाद भरतपुर म्यूजियम है वो उठा के ले गया। फिर गोल्डी हीवा, गोल्डी हीवा यूपी बहुत आगे है। यहाँ से चावल का प्रमाण मिला है। चावल का प्रमाण सर्वप्रथम यानी सबसे पहले और एक और से प्राप्त हुआ है चावल के साथ मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? वही जिसका नक्शा वैसा है, जब एक डॉगी बैठ जाए ना उसकी पूंछ काट कटी हुई दो पैर तक बैठ जाए तब नक्शा को मिला के देख लीजिएगा, उसने लगता है। समझ गए होंगे किसकी बात कर रहे हैं? पाकिस्तान मेहरगढ़, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है जो कि अभी बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है ये, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में से ही सबसे पहले, यहाँ से भी, ये तो भारत में सबसे पहले आपको यहाँ से मिला था ना यूपी में, लेकिन अगर उसकी बात की जाए तो सबसे पहले चावल का प्रारंभ मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ था। ये भी कम नहीं है तो पूरा पाकिस्तान मौका मिले तो यही चौका मार दे। अब कुछ कि इस प्राचीन लोगों के द्वारा सबसे पहली वस्तु उपयोग की गई है ना, मानव के द्वारा उपयोग में लाया गया पहला जो हथियार था वो तो कौन सा था? तो कुल्हाड़ी। हाँ अंतर है, हो गया ठीक। पहला धातु का उपयोग तांबा का किया गया था। इसके अलावा मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज का जो किया गया था, प्रयुक्त किया गया था वो जौ था, जिसको आजकल बहुत कम उपजाया जाता है। आज से 10 साल पहले गाँव में उपजाया जाता था और आजकल बहुत कम उपजाते हैं, तो गेहूँ के खेत में थोड़ा बहुत मिल जाए तो वही बोलते है ना। ये तो 5 रुपये का खरीद के ला 10 रुपये के ना, अब इतने सब देता है, 10 रुपये में आपको इतना मिल जाता है भर भर के। जौ का फ्री मिलता, जो आज पूजा करने के लिए जौ भी आपको ना काउंट करके मिलता है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ था, मतलब भारत के मध्य काल के दौरान में प्राप्त हुआ था। मदहा से, मदहदा है ना, मदहदा से प्राप्त हुआ था। चलिए आगे चलते हैं।
अब इसके पश्चात क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता। अब हम लोग क्या करते हैं वापसान का, उसके बाद आर्य ऐतिहासिक काल है ना, जिसको हड़प्पा सभ्यता। अब क्या है, आर्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, जिसे हड़प्पा या सिंधु सभ्यता ये कहते हैं, इंडस सिविलाइजेशन है ना इंग्लिश में। सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन। अब सिंधु घाटी सभ्यता के लिए आदि ऐतिहासिक काल या फिर हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता हो गया। एक मिनट चमकने का उपाय हम कर देते हैं। अब ठीक है, खोज सभ्यता या फिर किसी को आद्य ऐतिहासिक काल है ना। यही कंफ्यूज हुआ था, आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ना है तो फिर हड़प्पा सभ्यता फिर सिंधु सभ्यता नाम आ जाता है। अब फिर जिनको नहीं याद होता है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, पढ़े तो क्या पढ़े। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे बउआ सुन ले, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता या फिर आदि ऐतिहासिक काल बोलो, ये तीनों एक ही है। जैसे चुन्नू किसी बाप है ना, एक बाबू को तीन को नाम अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, चुनुआ मुनुआ है ना, आदि फलनवा ठिकनवा। तो खोज काल, उसके काला तो नामकरण, इसका जन्म यानी कि उद्भव का लो, जन्म का लो, कंफ्यूजन हो जाएगा तुम लोग। और इसकी विशेषता डाउट चार्ल्स मैनन, जो कि 1826 इनको जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई थी है ना, तो नैरेटिव ऑफ अ जर्नी,
जर्नी। ये किताब का नाम है, इसी किताब से बेसिक जानकारी नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि चार्ल्स मैनन ने 1826 में इनकी जानकारी दी और ये किताब लिखा ना, नैरेटिव ऑफ अ जर्नी, जिसे इन्होंने सबसे पहले इसमें इन्होंने हमें जानकारी दी दुनिया को बताने के लिए। क्योंकि जब भी अब कुछ बताना होता है तो कहीं ना कहीं नोट कर लेते हैं, लिखते हैं, तो वो भी लिखे। उस किताब का नाम लिखा उन्होंने नैरेटिव ऑफ जर्नी। इसी किताब में चार्ल्स मैनन ने इसकी जानकारी दी। अब दूसरी बात, तो दूसरी बर्टन बंधु 1857 में तो थी हुआ ना विद्रोह, याद है? मंगल पांडे वाला, वो साइड के जय हो मंगल पांडे है ना, जय बाबा मंगल पांडे, जेम्स विलियम, बटन बंधु कहा जाता था जेम्स विलियम। बड़ा हरामी था ससुरा, सारा ईंट रेल के पटरी की छाए में लगा दिया। हाँ, अब पता ही नहीं चला था एक, अब पता भी चलता तो ससुर को ही बताया वाला था। सब तो हाँ, तो अंग्रेज है, अच्छा तो देखा भी करेगा। इसने रेल मार्ग पर पटरी एक और इन बाद में निकाला था बिछाते बिछाते समय कुछ छींटों का प्रयोग किया, कुछ नहीं बहुत। छींटों का प्रयोग, छींटों का प्रयोग परंतु ध्यान नहीं दिया। फिर एक और आते हैं। अब बात करते हैं हम कि इसके आगे कौन, इसके आगे आपको पता चल जाएगा कि कौन है। अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 से 56 के। तो इसके आगे काल नाम पर आदि हो, आपको अगली वीडियोज में मिलेगी। ये अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी का आगे पुस्तक ले आऊँ।